तो चलिए आज बात करते हैं भारत के सबसे कुख्यात चेहरों में से एक की, दाऊद इब्राहिम। ये कहानी है उस सफर की जो मुंबई की तंग गलियों से शुरू होकर ग्लोबल टेररिज्म की दुनिया तक जा पहुंचा। अब सवाल ये उठता है कि एक पुलिस वाले का बेटा, एक ईमानदार पुलिस वाले का बेटा, आखिर इतना बड़ा ग्लोबल टेररिस्ट बना कैसे? ये सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा एनालिसिस है। तो सफर शुरू होता है 1970 के दशक के बॉम्बे से, और कहानी की शुरुआत ही एक बड़े पैराडॉक्स से होती है। एक ऐसे घर से जहां कानून की सबसे ज्यादा इज्जत की जाती थी। देखिए, एक तरफ तो थे उसके पिता इब्राहिम कास्कर, एक ऐसे पुलिस हेड कांस्टेबल जो अपने उसूलों के पक्के थे, जिन्होंने कभी रिश्वत को हाथ तक नहीं लगाया। और फिर दूसरी तरफ था दाऊद, जिसकी आंखों में हाजी मस्तान और करीम लाला जैसे अंडरवर्ल्ड डॉन्स की वो चमक धमक, वो पावर बस गई थी। उसने पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दी और डोंगरी की गलियों में छोटी मोटी चोरियां और हफ्ता वसूली करके अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। तो दाऊद ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में कदम तो रख दिया था, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने उसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसके बाद उसने तय कर लिया कि वो अब अपना रास्ता खुद बनाएगा। हुआ ये कि उस जमाने के बड़े डॉन करीम लाला के पठान गैंग के लिए वो काम कर रहा था। उसे 2 लाख रुपए की फिरौती लाने का काम मिला, लेकिन दाऊद की नीयत खराब हो गई। उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लिया, और जब ये चोरी पकड़ी गई तो उसे पूरे गैंग के सामने बहुत बुरी तरह पीटा गया और बेइज्जत करके निकाल दिया गया। और बस यही वो मोमेंट था। उस जिल्लत ने, उस बेइज्जती ने उसके अंदर एक ऐसी आग लगाई कि दाऊद ने कसम खा ली कि अब वो किसी के लिए काम नहीं करेगा। वो अपना बॉस खुद बनेगा, अपनी गैंग बनाएगा, और यहीं से डी कंपनी की बुनियाद पड़ी। तो अब दाऊद अपना खुद का बॉस था। उसने अपने भाइयों को साथ लिया, डी कंपनी बनाई, और फिर मुंबई की सड़कों पर अपना दबदबा बनाने के लिए एक खूनी खेल शुरू कर दिया। और ये दुश्मनी बहुत जल्द पर्सनल हो गई। 1981 में पठान गैंग ने दाऊद के भाई साबिर का मर्डर कर दिया। 2 साल दाऊद ने इंतजार किया और फिर ऐसा बदला लिया कि सब देखते रह गए। उसने पठान गैंग के अमीरजादा को एक भरी अदालत में जज के सामने ही गोलियों से भुनवा दिया। सोचिए, इस हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस का प्रेशर इतना बढ़ा कि 1985 में दाऊद हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर दुबई भाग गया। सबको लगा कि अब दाऊद का खेल खत्म, डी कंपनी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो बस एक शुरुआत थी। असल कहानी तो अब शुरू होनी थी। दुबई से दाऊद ने अपनी छोटी सी गैंग को एक मल्टीनेशनल क्रिमिनल कॉरपोरेशन में तब्दील कर दिया। सोचिए, दुबई में बैठकर वो 5000 से ज्यादा गैंगस्टरों की एक पूरी फौज को एक सीईओ की तरह ऑपरेट कर रहा था। उसने पूरे इंडिया में अपने एजेंट्स, हिटमैन और यहां तक कि पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स का एक ऐसा जाल बिछाया जो उसके सिर्फ एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार था। दाऊद की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या थी? उसका शातिर दिमाग। वो शतरंज का खिलाड़ी था। जैसे जब उसे लगा कि उसका ही एक आदमी रमा नाइक उसके लिए खतरा बन सकता है, तो देखिए उसने क्या किया। पहले तो उसने नाइक के राइट हैंड बाबू रेशम को पुलिस से पकड़वा दिया और फिर उसे लॉकअप के अंदर ही मरवा दिया। इसके बाद उसने सीधे रमा नाइक को फोन किया और झूठा इल्जाम लगा दिया एक बेगुनाह होटल वाले पर। अब गुस्से में आग बबूला नाइक सीधा गया और उस बेचारे होटल वाले को मार डाला, और बस दाऊद के जाल में पूरी तरह फंस गया। उसका लीडरशिप स्टाइल भी बड़ा गजब का था, 2 धारी तलवार की तरह। मतलब जो उसके वफादार थे उनके लिए वो किसी मसीहा से कम नहीं था। उनके परिवारों का हर तरह से ख्याल रखता था। लेकिन जिसने भी गद्दारी की उसके लिए वो एक बेरहम तानाशाह था, और गद्दारी की सिर्फ एक सजा थी, मौत। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जो सबसे अहम है। वो मोड़ जहां दाऊद इब्राहिम एक अंडरवर्ल्ड डॉन से एक ग्लोबल टेररिस्ट बन गया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इंडिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। ये बात है 1992 की, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद। पूरे देश में माहौल बहुत तनावपूर्ण था। कम्युनल टेंशन अपने पीक पर थी, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इसी मौके की तलाश में थी। उन्हें एक ऐसा मोहरा चाहिए था जो इस आग में घी डाल सके, और वो मोहरा उन्हें मिला दाऊद की शक्ल में। ISI ने दाऊद को एक डील ऑफर की। उन्होंने कहा, हम तुम्हें दुनिया भर में प्रोटेक्शन देंगे, तुम्हारे सारे काले कारोबार के लिए एक सेफ हेवन देंगे। बदले में हमें सिर्फ एक चीज चाहिए,
तुम्हारा स्मगलिंग का पूरा नेटवर्क, ताकि हम उसके जरिए इंडिया में हथियार और आरडीएक्स पहुंचा सकें। और दाऊद मान गया, उसने अपने ही देश का सौदा कर लिया। तारीख थी 12 मार्च 1993। वो दिन जब दाऊद की पहचान हमेशा के लिए बदल गई और मुंबई के इतिहास का ये सबसे काला दिन बन गया। उस दिन मुंबई में एक के बाद एक 12 बम धमाके हुए। पूरा शहर दहल गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। इन धमाकों में 257 से ज्यादा मासूम जानें गईं और हजारों लोग घायल हुए। इन धमाकों ने सिर्फ मुंबई को नहीं, डी कंपनी को भी पूरी तरह बदल दिया। जो गैंग कल तक सिर्फ स्मगलिंग और वसूली करती थी, अब वो एक टेरर सिंडिकेट बन चुकी थी। अब उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना था। अब उसके दुश्मन कोई दूसरे गैंग या पुलिस नहीं थे, बल्कि पूरा का पूरा भारत देश था। और इसी बदलाव की वजह से छोटा राजन जैसे कई बड़े गैंगस्टर्स ने उसका साथ छोड़ दिया। इन धमाकों के बाद दाऊद का ठिकाना तो बदला ही, उसका साम्राज्य भी और बड़ा हो गया। अब वो सिर्फ इंडिया का एक भगोड़ा नहीं था, वो एक इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका था। 1995 आते आते दाऊद का एम्पायर रियल एस्टेट, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी हर जगह फैल चुका था। अंदाजा लगाइए, उस वक्त उसका सालाना टर्नओवर आज के हिसाब से 6000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था और उसका कारोबार लंदन से लेकर लागोस तक पूरी दुनिया में फैला था। तो उसके इस पूरे सफर को हम 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला फेज मुंबई की गलियों से अंडरवर्ल्ड डॉन बनने तक का, दूसरा फेज दुबई पहुंचकर एक कॉर्पोरेट किंगपिन बनने का, और फिर तीसरा और आखिरी फेज 1993 के बाद कराची में एक ग्लोबल टेररिस्ट बनकर छिप जाना, जहां वो आज भी है। आज की तारीख में दाऊद इब्राहिम कराची में ही है, पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई की हाई लेवल सिक्योरिटी के बीच। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बदले में वो उनकी कई डर्टी ऑपरेशंस को फंड करता है। मतलब वो इंटरनेशनल लॉ की पहुंच से पूरी तरह बाहर है। और यहीं पे आके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट को एक देश की, स्टेट की प्रोटेक्शन मिल जाए, तो फिर अंडरवर्ल्ड की लाइन कहाँ खत्म होती है और जियोपॉलिटिक्स कहाँ से शुरू होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचना बहुत जरूरी है।